साथ में दीपा जी से भी आग्रह करती हूँ, लखनऊ से आई है, वो भी अपने स्थान पे आए। धन्यवाद आप दोनों का। कलम रांची के इस सत्र में मैं डॉक्टर सीमा सिंह, प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कला, शब्द, साहित्य, संस्कृति और महिलाओं को मजबूती दिलाने की प्रभा खेतान फाउंडेशन की मुहिम अब भारत सहित दुनिया के 30 से अधिक देशों, शहरों तक पहुंच चुकी है। फाउंडेशन अपनी भाषा, अपने लोग के मौलिक विचार को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और दिशा में कलम के अलावा एक मुलाकात, विशेष लफ्ज, आखर, पोथी, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब जैसे बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम आयोजित करता है। कलम और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य लेखकों, कलाकारों को साहित्य प्रेमियों और उनके प्रशंसकों के साथ सीधे जोड़ना है। मुझे खुशी है कि आज कलम रांची में श्रीमती अल्पना मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। अल्पना जी का जन्म 18 मई 1969 को हुआ। आप हिंदी कथा साहित्य का एक सुपरिचित नाम है। हिंदी साहित्य से स्नातकोत्तर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि मिली है। अल्पना जी की पहली कहानी अहिल्या हंस के अक्टूबर 1996 में प्रकाशित हुई थी। तब से अब तक आपके 2 उपन्यास, 7 कहानी संकल्प, 3 आलोचना पुस्तकें और 1 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें उपन्यास अन्यारे तलछट में अस्थि फूल कहानी संकलन भी, भीतर का वक्त, छावनी में बेघर, कब्र भी कैद और जंजीरें भी, स्याही में सुर्खाब के पंख आलोचना पुस्तक, स्त्री कथा के 5 स्वर, सहस्त्र विखंडित आईने में आदमकद और स्वतंत्रोत्तर कविताएं काफी चर्चित रहे। आपकी रचनाएं पंजाबी, बंगला, कन्नड़, अंग्रेजी, मलयालम, जापानी और रूसी सहित कुछ अन्य भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। आपको शैलेश मिट्यानी समृद्धि कथा सम्मान, परिवेश सम्मान, राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान, शक्ति सम्मान, प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता और वनमाली कथा सम्मान मिल चुका है और आपकी कई रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का हिस्सा है। आपके कामकाज की सूची काफी लंबी है, इसलिए मैं और अधिक समय न लेते हुए आपसे आगे की बातचीत करने के लिए एहसास वुमेन लखनऊ दीपा मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ और आपसे मंच उनके हवाले करती हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू सीमा जी। अल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बात करना मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आभार है कि आप सभी आकर आए। आज इस सत्र में हम अल्पना जी से उनके बारे में जानेंगे, उनकी लेखन यात्रा के बारे में बात करेंगे और जो भी कहानियाँ लिखती हैं उन कहानियों के पीछे की कहानियाँ क्या हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और हम चाहेंगे कि एक इंटरैक्टिव सेशन हो और आप सब इस सत्र के बाद अल्पना जी से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्पना जी आपके बचपन से और जानना चाहेंगे कि आपको पहला एहसास कब हुआ जब आपको लगा कि आपका जी रमता है लफ्जों में, उन शब्दों का ताना बाना बुनना आपको अच्छा लगता है और लिखना आपका जुनून बन गया, आपकी जिद हो गई और आपकी जरूरत हो गई। तो उस लेखन यात्रा के बारे में बचपन से शुरू करते हैं। देखिए, मैं तो अध्यापक माता पिता की संतान थी। खिलौने नहीं मिलते थे, किताबें ही मिलती थी, तो हम ऐसे बन गए थे कि किताबों को सूंघकर छूकर बता देते थे कि ये कितनी पुरानी है, कितनी इनकी वैल्यू कितनी है,
इनकी क्वालिटी क्या है, इनका कारण क्या। हमारा खेल यही था, हमने आंखें खोलते ही सिर्फ किताबें ही देखी। तो ये तो ठीक था कि किताबें थीं और हमें पैसे वाले खिलौने नहीं मिलते थे। अध्यापकों की तनख्वाह तो बहुत कम होती थी, सारे बच्चों के लिए संभव नहीं था कि वो खिलौने लाएं तरह तरह के। लेकिन एक और चीज़ थी, पूरे वातावरण में न्याय अन्याय के प्रश्न पूछते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और मेरे पिताजी की बहसें, मेरे पिताजी और मेरी माँ की बहसें, हमने प्रोफेसर लास्की वगैरह को बहुत बचपन में जान लिया था। हमारे साथ एकदम एंजल्स की कहानियाँ, ऐसा लगता था वो लोग हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो हमारे खेल इस तरह के बने। लेकिन हुआ ये कि मैं 9-10 साल की थी और अचानक एक ऐसी घटना घटित हुई कि ये सब जो हम सुन रहे थे, अपने परिवेश से ले रहे थे, उसको प्रमाणित करने का समय आ गया। तो एक छोटा सा अन्याय हुआ। हमारी मौसी आई हुई थी, मौसी प्रिय होती ही हैं, तो बहुत ही खूबसूरत वाक्य है ये। तो मौसी के साथ हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे और हम लोग जिद करने लगे कि मौसी को बाजार जाना था। नई नई उनकी शादी हुई थी, मौसा जी कहीं फील्ड ड्यूटी से आ रहे थे अपने वो सब रिटर्न वगैरह लेकर के। तो वो लोग बाजार जाना चाहते थे और हम लोग ये समझ ही नहीं रहे थे कि मौसा जी को कुछ समय दें, तो हम भी साथ में चले गए। तो दीदी मेरी कुछ थोड़ी बड़ी थी, थोड़ा सा समझदार मानी जा रही थी। तो मौसी और मौसा जी ने क्या किया कि दीदी को ले लिया अपने साथ और हम लोग को उसी ट्रक के पीछे छोड़ दिया और बंद कर दिया उसको। तो उसमें एक बीच में छोटा सा झरोखा था जिससे ड्राइवर के साथ बातचीत हो सकती थी। तो हमने ड्राइवर को कन्विंस करने की कोशिश की, ड्राइवर साहब इतनी देर में तो हम अमहट घुमाते, कुहानो नदी खत तक बस्ती का कुहानो नदी को थी प्रसिद्ध कविता है सर्वेश्वर। तो इस तरह से काफी कोशिश भी किए कि हम उस समय का कुछ सदुपयोग कर लें, लेकिन नहीं हुआ। जब ये लोग लौटे तो हमें अन्याय का गहरा एहसास हुआ। और ये अन्याय केवल ये मतलब मेरे अकेले का नहीं था, मेरे अकेले के लिए नहीं था, ये हम सब भाई बहनों के लिए था। तो मैंने एक कविता लिखी। उस कविता अब मुझे पूरी तो नहीं आ रही, पर उसके 2-3 पंक्ति मुझे हमेशा याद आती है। पिंजरे में बंद था पक्षी, थी प्रकृति उसकी स्वतंत्र, तन मगर था बंद, क्या करे लाचार था, नर की निर्भयता का। क्या बात है। अब इस कविता को आकर मैंने घर पर माता पिता को सुनाया गुस्से में ही। लेकिन उस दिन मुझे जो आप कह रही हैं शब्द की ताकत पता चली। माता पिता सीरियस हो गए, पिताजी मेरे इतने गंभीर हो गए, बोले ऐसी बात कविता में कह दी, मतलब इस अन्याय को अब दोबारा ये रिपीट नहीं होना चाहिए। और एकदम सख्त हो गए कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करना कि उन्हें ट्रक में पीछे छोड़ दिए, मतलब इस तरह की कोई भी चीज ना हो, इतना प्रभाव पड़ेगा इसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो मैंने पाया शब्दों को कर्ता की तरह जरूर, लेकिन अपनाया उसे प्रतिरोध के हथियार की तरह। क्या बात है, क्या बात है। और ये ताकत जब मुझे समझ में आ गई तो फिर हर बार जितनी बेचैनियां हैं, जितना गुस्सा है, उस सब के लिए शब्द ही वो हथियार बने जिनसे ये लड़ाइयाँ अभी तक लड़ी नहीं। बहुत पहले से कविताएं छपने लग गई थी, 85 से लगातार, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा कि नहीं, कहानी में आना चाहिए क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा खुलकर बातें कहनी हैं। तब कहानी में आए, 96 में पहली कहानी आई और फिर धीरे धीरे कहानी के बाद ये लगने लगा कि नहीं, और स्पेस चाहिए, और ज़्यादा जगह चाहिए। तो उपन्यास लिखे गए और ये पूरी एक इस तरह की यात्रा रही कि सारी यात्रा मतलब मुझे आज भी लगता है कि वही हूँ मैं जहाँ मुझे ये शब्द मिले थे, यानी लिखना दरअसल लड़ना है मेरे लिए। शायद इसीलिए कहा जाता है कि अल्पना जी की पहचान उनकी बड़ी बिंदी नहीं, बड़ी जिद है। अल्पना जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि और हम सब जानते हैं कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के परिवार से संबंध रखती हैं,
तो जाहिर सी बात है कि जो आपका साहित्यिक परिवेश है वो आपको विरासत में मिला है। पंडित जी की ऐसी कोई बात जिसे आप सीख मानकर या मंत्र मानकर आज भी उसका अनुसरण करती हैं? हाँ, 3 बातें। पहली है हृदय अपराजित, हृदय से अपराजित किया है। दूसरी है अकुतो भयावृत्ति, भयहीन होना है, डरना नहीं है। कहते ही थे डरना किसी से नहीं डरना, न गुरु से न मंत्र से। तो और तीसरी है अविचल दृष्टि, दृष्टि के मामले में समझौता नहीं। आपकी दृष्टि जो बनी है उस पर दृढ़ता, ये 3 चीजें मैंने ली और मंत्र की तरह ही लिया और जिद की तरह अपनाया और जिद की तरह उसको लिए हुए हूँ। ये एक बड़ी बात थी। बाकी जो मैंने कहा ही कि बहुत सारे परिवार ने बहुत सारे अप्स डाउन्स देखे, बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ थी। जैसे एक समय मेरी माँ बताती है कि सारे भाइयों की, 3 भाइयों की, 4 भाई मेरे पिताजी थे और एक भाई का देहांत बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन 3 भाइयों की नौकरी एक ही समय में चली गई। तो ऐसे मेरे पिताजी जौनपुर डिग्री कॉलेज की नौकरी छोड़ आए थे। उनसे बड़े वाले बाबूजी जो है वो आयुर्वेदाचार्य थे, वो आयुर्वेद कॉलेज की प्रिंसिपलशिप पुणे आयुर्वेद कॉलेज की छोड़ आए थे। जितनी सबकी अपनी, सबका स्वाभिमान बहुत बड़ा था और समझौता नहीं कर सकते थे। तो अविचल दृष्टि चाहिए। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी बीएचयू से निकाले गए थे, निष्कासन का वो एक बहुत भयानक दौर था। उन्होंने कबीर को सिलेबस में लगाया था और कबीर की किताब तैयार सिलेबस के लिए हो रही थी, संपादन किया था उसका विभाग के 1-2 लोगों के साथ मिलकर किया था, जिसके कारण उन्हें निकाला गया। और एक और किताब थी आचार्य परशुराम चतुर्वेदी वाले मीरा की पदावली भी लगा रहे हैं, लगा दिया और आज तक लगा हुआ है। आज तक हम कबीर को पढ़ रहे हैं। तो एक वो जिद भी है कि ये तो हमें करना ही है। एक हिंदी कथा साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। अभी जैसे सीमा जी ने आपके काम के बारे में बताया कि आपने कई कहानी संग्रह लिखे, उपन्यास लिखे, आलोचनात्मक लेख और कई विधाओं में लिखा। तो उन सब के बारे में चर्चा करना तो एक सत्र में नामुमकिन है। उस हर कहानी, हर संग्रह के लिए हमें एक सत्र की जरूरत पड़ेगी, घंटों हम उस पर बात संवाद कर सकते हैं। लेकिन कुछ है जिनके बारे में हम जरूर बात करना चाहेंगे। आज हम रांची में हैं, झारखंड की राजधानी है, और अल्पना जी का उपन्यास अस्तित्व, जिसके बारे में आज बात कर रहे हैं, वो झारखंड के आदिवासी समाज से लेकर हरियाणा के संपन्न रसूखदार समाज को आधार बनाया है आपने। तो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि और प्रक्रिया के बारे में हमें कुछ बताएं। ये बहुत गहन शोध से लिखा हुआ उपन्यास है, बहुत समय लगा, तो इन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। झारखंड मेरी भी जमीन है। ऐसा नहीं है कि झारखंड से मेरा बहुत गहरा नाता झारखंड से है। और धनबाद से लेकर हजारीबाग और की एरिया, जब मेरे हस्बैंड के छोटे भाई मेरे देवर को नौकरी गिरिडीह में लगी थी, तो उसको नौकरी ज्वाइन कराने हम लोग गए थे। तो गिरिडीह की वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ बहुत जो है उस समय तो और भी ज़्यादा ध्यान से देखते थे सारी चीज़ें कि एक बिल्कुल आप उस परिवेश को आत्मसात कर रहे हैं। तो इस उपन्यास को मैं लिख रही थी और बार बार वो सारी चीज़ें विचलित कर रही थी, क्योंकि 90 के बाद बहुत तेज़ी से समय बदला था। और ये जो प्रक्रिया थी विमेन ट्रैफिकिंग की ही नहीं, पूरे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, बच्चों को जिस तरह से ले जाया जा रहा था और जिस तरह से विमेन ट्रैफिकिंग उसमें सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली चीज़ थी। तो वो सारी, वो गरीबी, वो भूख, वो सब कुछ जो देख रही थी और जो बढ़ती चली जाती, मतलब बजाय घटने के, तो उसको मैं लिखती जा रही थी, लेकिन गति बड़ी धीमी थी। धीरे धीरे काम करती थी, आती थी, रुकती थी, फिर हजारीबाग जाती थी, फिर ये सारा कुछ हो रहा था धीरे धीरे। लेकिन एक घटना ऐसी घटित हुई जिससे मुझे एक तरह से दृढ़ता दी थी। मैं गई थी क्योंकि मैंने जिस तरह से बनाया था अपना, उसमें हरियाणा
दिल्ली आना ही था, हरियाणा आना था, मेरठ आना था, तो बीच में अन्ना हजारे का आंदोलन भी आया तो ये पूरी एक जो है स्थिति बन रही थी। लेकिन ऐसा हुआ कि मैं गई हरियाणा एक पीएचडी का वाइवा लेने नौकरी के सिलसिले, लेकिन वहाँ कुछ लड़कियाँ ऐसी थीं ग्रुप बना करके जो कहने लगी कि मैम हम आपसे अलग से बात करना चाहते हैं। तो मैं वाइवा खत्म हो गया तो फिर खाना खाने के लिए सब लोग जा रहे थे लंच के, तो मैं थोड़ा किनारे पे, मैंने कहा हाँ बोलो, मतलब बच्चों की कुछ समस्या है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अकेले में बात करना चाहते हैं। अकेले में ऐसा क्या, अच्छा कुछ जरूर कुछ ऐसी बात है। और फिर मैंने बाकी जो कलीग्स थे सहयोगियों को कहा कि मैं थोड़ा सा 5 मिनट इनको बच्चों को देकर आती हूँ। तो मैं थोड़ा और दूर चली गई, यहाँ बताओ। अब वहाँ तो स्थिति बदल ही गई। एक लड़की पहले रोने लगी, मुझे लगा इसके साथ कुछ हादसा है, कुछ है गड़बड़, तो घटना हुई है। उसने कहा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे आसपास हो रहा है। फिर दूसरी लड़की रोने लगी। अरे मैंने कहा कि अरे तुम लोग तो मुझे उसी जमीन पर ला रहे हो। और मुझे इतना झटका लगा कि ये लड़कियां दूसरी लड़कियों के लिए रो रही थी। ये खाते पीते ठीक घरों की लड़कियां थी जो पढ़ रही थी, एमफिल कर रही थी, पीएचडी कर रही थी, और वो दूसरी लड़कियों के लिए रो रही थी। ये है महत्वपूर्ण बात कि अब दूसरे के प्रति कुछ कंसर्न है या नहीं है। तो मुझे वहां से मैंने कहा कि बस मैं संडे को आ रही हूँ और तुम लोगों से मिलती हूँ और सारी बात मैं अच्छी तरह से जानना चाहती हूँ, क्योंकि हरियाणा झारखंड तो मेरी अपनी जगह है। वहाँ तो मैं जहाँ चाहती थी चली भी जाती थी, जहाँ तक हो सकता था मैं घुस भी जाती थी, लेकिन हरियाणा मेरी जमीन नहीं थी। हरियाणा में घुसना बहुत कठिन था। तो उन लड़कियों ने मेरी बहुत मदद की और मैं जैसे ही 3 दिन के बाद संडे पड़ा, 3-4 दिन के, मैं चली गई और पहले ही दिन उन लड़कियों के साथ वो लड़की आई थी, उस लड़की की माँ आई थी, जो इसमें एक घटना आती है जिस छोटी बच्ची का रेप हुआ है। वो पूरा पुलिंदा लेकर के सारी पुलिस केस और ये सब सारी फाइल, मैम आप कुछ करिए। लेखक अपने को कितना लाचार पाता है कि वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। और उसके बाद जो शुरू हुई चीजें, तो फिर एक सिलसिला ही बन गया। और फिर तो ऐसा हो गया कि उन लड़कियों ने मुझे हरियाणा के उन घरों के भीतरी दीवारों तक, वहाँ जहाँ वो लड़कियाँ थीं जो मोलकी थीं, मोल की बुढ़ाई थी, वहाँ तक ले गई। मोलकी कहलाती, मोलकी खरीदी हुई चीज़ तो वस्तु होती है, और वस्तु को आप कैसे बदलते हैं। एक चीज खरीद कर लाई गई है तो सबका काम चलना चाहिए, 10 थोड़ी खरीद के लाई जाएगी एक घर में। ये भी एक बड़ी समस्या। जो लड़की अपना भ्रूण फेंकती थी उसको, मतलब आपसे मैं क्या बताऊं, मैं ये सब कह रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि जब मैं लौट कर आती थी मेरे घर के लोग बहुत त्रस्त हो गए थे। तो मैं खाना खाती थी तो लगता था कि मैं एक लग्जरी, एक अपराध बोध, मैं एक लग्जरी उठा रही हूँ। मुझे इतना सारा खाना मिल रहा है खाने के लिए, इतना अच्छा खाना मिल रहा है, और इतना अपराध बोध होता था कि मतलब इसमें वो दृश्य आता है कि भाग भाग चिल्लाते हुए कैसे जो है मर गया आदमी। एक तरफ ये स्थिति है कि इतनी भूख, इतनी गरीबी, इतनी भूख का कोई देश नहीं। भूख को लेकर के आप ये सीमा नहीं बांध सकते कि ये बस झारखंड की लड़की है, या एक जगह एक पात्र कहता भी है कि ये भूख के देश से आई हुई लड़कियां हैं। ये किसी प्रदेश के नहीं, भूख के देश की लड़कियां। तो ऐसी उन सारी लड़कियों से एक लड़की इसमें आती है संतोष नाम से, उसने मेरी बहुत मदद की थी और वो बहुत जुझारू लड़की थी। मैं बहुत मतलब मन से उसके लिए बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। उसको भी अपने घर में समस्याएं थी, लेकिन वो लड़की दवाएं क्या क्या चीजें ले लेकर के उन लड़कियों तक पहुंचाती थी जो अंदर ही, जो अपने लिए दवा नहीं पा सकती थी और बीमार है, परेशान है। उसमें क्या हो रहा है उनके साथ, इतनी अमानवीय स्थिति हमारे इतने पास घटित हो रही है, इसकी मैंने भी इतने स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर कल्पना नहीं की थी।
जब घुसी थी तो लगता था कि चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जब उसके अंदर चली गई तो लगा कि इतने भयावह जीवन, इतने नारकीय जीवन थे और हमारी आंखों से वो इतनी दूर क्यों है। जब ये उपन्यास छपा, हरियाणा से मेरे पास सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया आई। एक पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बहुत लंबा पत्र लिखा और उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग भेजी बहुत पहले कि आपने वो बात पकड़ ली, आपने वो कह दिया जिसकी हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। और मैंने एक बार रिपोर्टिंग की थी तो ये परेशानियां मुझे आई। इतना लंबा पत्र लिखा उन्होंने। तो ये उपन्यास को 8 वर्ष लग गए इसको करते करते की। लेकिन उस एक घटना ने फिर तेजी ला दी। फिर मैं डट गई कि मुझे ये करना ही करना है। कई बार लगता था, कई जगह लगता था कि कैसे पूरा होगा, कि इतना वितान मैंने उठा लिया, तान लिया है, अब ये समेटूंगी कैसे। और बहुत एडिट भी करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें निकालनी भी पड़ी। लेकिन एक पाठक ने मुझसे ये प्रश्न किया कि क्या जब आपने इसे लिखा था तो आप रोती थी? और ये मतलब इतना सही और जेन्युइन प्रश्न था कि हाँ, मैं रोती थी। और मुझे नागार्जुन याद आते थे, रोता हूँ, लिखता जाता हूँ, कवि को बेकाबू पाता हूँ। तो वो बेकाबू वाली स्थिति थी कि नहीं लिखा तो हम खुद अपने को माफ नहीं कर पाएंगे, ये कहना पड़ेगा, इसकी जरूरत है। और ये संकट सिर्फ स्त्री का संकट नहीं है, ये संवेदना का संकट है, सियासत का संकट है, ये सरोकार का संकट है, ये सृष्टि का संकट है, ये सबसे बड़ा अगर कहूँ तो ये मनुष्यता पर संकट है। और ये पूरी दुनिया में इस समय, मतलब ये इस उपन्यास को मैंने कोशिश किया है कि वो झारखंड से निकल कर पूरी दुनिया तक जुड़ जाए कि कितनी जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही। ये था। और ये मतलब कैसे इस उपन्यास ने मुझसे अपने को लिखवा डाला है। तो आगे भूल ही गई मुझे। उसको सुनने के बाद आपने लिखने में आपने बोला कि आपको रन सुनकर हमारी आंखें नम हो रही हैं इसको। और अल्पना जी ने अपना काम किया है, इस उपन्यास को हम सब तक पहुंचाया है और अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे पढ़ें और जन जन तक पहुंचाएं इसको। अपनी प्रतिक्रियाएं लिखिए, अल्पना तक भेजिए, हम लोग प्रभा केदान फाउंडेशन तक भेजिए, हम सब इसे पढ़ना चाहेंगे। अल्पना जी ने एक और बहुत ही व्यापक मुद्दे को उठाया है कहानी में और उसका नाम है मिड डे मील। ये व्यवस्था पर चोट करने वाली एक बहुत ही मजबूत कहानी है, तो हम चाहेंगे हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मिड डे मील की अगर मैं पृष्ठभूमि को देखूं तो वो भी मेरे बचपन से जुड़ती है। ऐसा हुआ था कि मतलब वैसे तो मैं पढ़ती थी नहीं, लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है, स्कूल जाकर पढ़ना, ये मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो किताबें पढ़ डालते थे सारी, लेकिन ये सब। और सबसे मुसीबत तब होती थी जब स्कूल जाओ और पता चला कि अभी आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तब तक घंटी बज गई और दूसरे आए अध्यापक जी और उन्होंने मैथ्स शुरू करवा दी। फिर तब तक घंटी बज गई, तीसरे आए, उन्होंने संस्कृत शुरू कर। ये एक बहुत मुश्किल बात थी। एक चीज में गए हैं तो थोड़ी देर तो रहने दो। तो मेरा भागना इस चीज से था और मैं अपने पिताजी से कहती थी कि घंटी बंद करवा दीजिए। जी नहीं, मैं ये नहीं सहन कर पा रही हूँ कि वो घंटी बजा देते हैं जब तक मैं उसको समझने पे आती हूँ। तो अब व्यवस्था तो नहीं बदल सकती थी, तो व्यवस्था नहीं बदल सकती थी, मुझे दंडित किया जा सकता था, तो मुझे दंड दिया जाता था। और दंड स्वरूप ये होता था कि तुम अब नहीं पढ़ोगी, अब इस खड्डहिया स्कूल में पढ़ोगी, क्योंकि तुम उस योग्य नहीं हो। तो मुझे खड्डहिया स्कूल में, जो प्राइमरी बेसिक स्कूल हमारा सरकारी प्राथमिक पाठशाला है, वहाँ ले जाकर के छोड़ दिया जाता था। और मेरे पिताजी अपने कॉलेज चले जाते थे, वहाँ अपनी नौकरी पे सब अपने बाकी मेरे भाई बहन पढ़ने चले जाते थे, वो सभ्य लोग थे। तो मुझे वहाँ खड़ा कर दिया जाता था। मैंने वहाँ कीड़ा बीनना सीखा। तो महारत हासिल कर ली, मुझे कीड़ों की पहचान बहुत ज़्यादा है।
और मेरी बहनें अभी भी पूछती हैं कि तुम कब सीखी ये सब तो लेकिन मैंने सीखा। अब क्या कहूँ, सीखना ही था। जो बच्चे आपके साथ में होंगे वही आपके दोस्त होंगे, तो वही मेरे दोस्त बने और अच्छे दोस्त बने। और वो बच्चे मुझे ये बता सके, पहाड़ा मैंने वहां पर सीखा, वही पहाड़े मुझे याद है, बाकी मुझे नहीं याद हुआ। पहाड़ा सिखाया जाता था, रटवाया जाता था, गा गा करके सब लोग एक साथ गाते थे और कोई पढ़ाई नहीं होती थी। सब बच्चे अपनी थाली और वो सब लिए रहते थे और वही कीड़ा या तो बीना जाता था या पीछे में अमृत अमृत फले रहते थे, कैथ, ये सब ऐसे फल, वो सब चढ़ चढ़ कर दीवार पर तोड़ा जाता था, वो सब होता था। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो मैं बचपन में देख रही थी, ठीक है, दंड के तौर पे देख रही थी, लेकिन उसी चीज को उससे भी बदतर हालत में मैंने बात करके देखा। यानी हमारी जो प्राइमरी शिक्षा थी उसको धीरे धीरे बेहतर होना चाहिए था, इसके बजाय वो बेहतर नहीं हुई, वो और खराब स्थिति बनी। जो ऊपर थोड़ा छप्पर ऊपर थे वो भी चले गए, उसी से कीड़े टपकते थे। तो ऐसा हो गया कि जब मैं थोड़ी समझदार हुई, थोड़ा मुझे समझ में आने लगा कि ये व्यवस्था क्या है, कि ये सारी चीजें क्या हैं, और शिक्षा मेरा बहुत प्रिय विषय है। हालांकि मैं पढ़ा भी रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं शिक्षा को लेकर के हमेशा, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं से जाने कैसे वो चला आता है, अस्थिपूल तक में चला आया है। इतने किलोमीटर जाएगा बच्चा तो पढ़ेगा क्या? फिर भी ललक इतनी है कि वो पढ़ने के लिए भागा जा रहा है। तो अध्यापक नहीं रहेंगे तो क्या पढ़ेगा? अनहारी तलछट में चमकना में तो एक पूरा चैप्टर ही है, नकल कैसे होती है, क्योंकि मुझसे बेहतर मैं सब चीजों को बहुत, मैंने फर्स्ट हैंड सारी जानकारी फर्स्ट हैंड। तो ऐसा ये सारी चीजें देखने के बाद जब बाद में देखना शुरू किया तो लगा कि हम कहाँ पर हैं और ये शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है। मेरी ये कहानी लिखी गई उतनी पहले की चीजों से मिला के, तब भी मिड डे मील बनता था और इसीलिए वो थालियां वाले लेकर आते थे, क्योंकि वो मिड डे मील बनता था, दलिया बनती थी और उसी तरह से वो सारा प्रोसेस वही था। वो सारा प्रोसेस इस कहानी में आया है जो मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है, और उसमें दौड़े भी होंगे। मास्टर साहब ने कहा होगा कि जाओ वो ले आओ भगोना ले, तो दौड़े भी होंगे। तो भाई जब है ही बच्चा तो जैसे सारे दौड़े वैसे मैं भी दौड़े। तो वो चीजें मैंने इतनी ज्यादा ध्यान से देखी थी और बड़े होने के बाद उनके प्रति मैं इतनी ज्यादा कह लूं चिंता से, सरोकार से घिरी कि ये कहानी जब निकल कर आई, मिड डे मील पर बहुत सारी बहसें हो रही थी। और इस कहानी के छपने के बाद ये घटना घटित हुई कि देवरिया के गांव में एक सरपंच ने, जो अध्यापक थे, उनका गला दबा दिया था, क्योंकि पैसों का वो बंटवारा नहीं मिड डे मील का हो पाया था। और उसका उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम गला दबाना, मारना, जान से नहीं मारना चाहते थे, पर ज्यादा दब गया। अब गले तक, अध्यापक के गले तक हाथ गया क्यों? स्थिति इतनी बिगड़ चुकी। तो वहां क्या हुआ कि उस समय ये कहानी आई थी ताजा, और हंस में आई थी मीटिंग, और इसकी फोटोकॉपी कराकर इतना बांटा गया उन इलाकों में। हमारा गोरखपुर है, देवरिया है, बस खूब बांटा गया। बढ़िया की जानकारी मुझे कि उधर बांटा गया, तो इधर देवरिया वगैरह की तरह खूब बांटा गया, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग फोन करके बताते थे। पहले तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हम इस कहानी को बांट रहे हैं, तो आपकी अनुमति तो है। मैंने कहा अभी इसमें अनुमति क्या, तो जनता का हो गया, आप बांटिए उसको, अपना नाम भी दे दीजिए, कुछ करिए, बस जानी चाहिए। तो इस तरह की कहानी जो है उन इलाकों में खूब पढ़ी गई, खूब बांटी गई उस समय। तो मुझे यही मतलब सालता रहता है कि ये चीज़ें जो बेहतर, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे बचपन से कि ये बेहतर होती चली जाएंगी जैसे जैसे हम बड़े होंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये मेरे सरोकार का हमेशा से विषय रहा है।
अदना जी, शिक्षा और साहित्य के साथ साथ आपका सेना से भी एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। आप लिखती हैं, घर के काम देह को उलझा लेते हैं, मन को नहीं उलझा पाते, छावनी में बेघर। इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, सेना से मेरे परिवार के बहुत से लोग जो है सेना में हैं। मेरे पति सेना से रिटायर्ड हैं, मेरा बेटा भी सेना में है, मेरा एक देवर भी, बहुत सारे घर के लोग सेना में हैं। तो सेना को मैंने, सैनिक जीवन को बहुत करीब से देखा है। मतलब न सिर्फ अफसरों का जीवन, वहाँ भी मैं एक बार बैरियर तोड़कर जवानों के उसमें चली गई थी, क्योंकि एक जवान के छोटे बच्चा पैदा हुआ था, छोटा बच्चा था, उसकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। तो वो हमारे यहाँ हेल्पर के तौर पे आया करता था। उसने बताया कि मैडम आज तो मेरे बच्चे की तबीयत खराब। मैंने कहा ये क्या होता है बैरियर, चलेगा। जो भी आता था ट्रीटमेंट पता है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ले गया फिर हॉस्पिटल वगैरह सब हुआ। लेकिन दंड मुझे बहुत मिले हैं दंड की कोई कमी नहीं है, आज तक भी मिलता है तो ठीक है, आपको भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो सेना के साथ जो मैंने इतने नजदीक से देखा, सैनिक जो है वो बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार पीछे होता है और इतनी बहादुरी के साथ वो डटे रहते हैं उस कठिन जीवन में। कई जगह तो बहुत कठिनाई है। तो मतलब न केवल मेरे पति बल्कि मेरे साथ जो बाकी लोग थे, उन सबके साथ जो स्थितियां थी, सभी के साथ, मतलब अधिकतम मेरे पास बहुत से बहुत फोन वो आए, संदेश आए, मैसेज आए, उस पर व्हाट्सएप पर, और फिर एक चिट्ठी आई जब ये कहानी छपी तो ऐसी घटनाएं वहाँ बड़ी आम है कि युद्ध चल रहा है, अघोषित युद्ध है, ऊपर सैनिक गए हुए हैं, घर में जो लोग छूट गए पीछे, उनके साथ क्या हो रहा है, इसके प्रति किसी का कंसर्न नहीं है। कोई नहीं जानता उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, ना ये हमारे खबरों का विषय है, वहाँ क्या क्या चीजें घटी, मतलब वो कैसे परेशानियां झेल रहे, उनका बच्चा पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, ये कहीं हमारे सरोकार का विषय नहीं है। उनकी चिंता क्या है, हीरो तो वो है, हीरोइक छवि तो उनकी बनती है कि भाई वहाँ डटे हुए हैं, इतनी कठिन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई चिंता है, उनके साथ भी कुछ भावनाएं जुड़ी हुई, कुछ संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, वो समस्याएं क्या हैं। तो उनको दिखाना मेरा लक्ष्य था कि एक पीछे छूट गया परिवार, और उसके साथ वो SF में सेपरेटेड फैमिली एक्कोमोडेशन होते हैं, उसमें जो लोग गए होते हैं फील्ड ड्यूटी के लिए, तो उनके परिवार रहते हैं, तो सारे अकेले ही होते हैं, तो सबकी समस्या लगभग एक जैसी होती है एक तरह से। तो वो जो है उसमें बहुत संघर्ष करके एक दूसरे की मदद भी करते हैं और सीखते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा, अब हमें नहीं आता था पहले लेकिन अब तो सीखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से, और जब पति का फोन आता है, क्योंकि कई बार फोन 15-15 दिन तक भी नहीं आ पाता था और सारी लाइन कट हो जाती थी, और वो जो चिंता और वो जो सारी चीज़ें होती थी, आपको खबर ही नहीं मिल रही है, किसी की यूनिट से कोई आएगा तो बताएगा, वो पूरा नहीं बताएगा, वो बताएगा उस यूनिट में तो हम गए नहीं थे लेकिन वो यूनिट ठीक है, अच्छा इनकी यूनिट का थोड़ा सा खबर ले आए, उसके सहारे से सबका मतलब काम चल रहा है, सब उसी से सांत्वना पा रहे हैं। तो ऐसी सब स्थितियाँ, पेट्रोलिंग की स्थितियाँ, क्या क्या पेट्रोलिंग में कितनी परेशानियां हैं, कैसे वो पकड़ लिए जाते हैं, खबर नहीं मिलती, पता नहीं चलता, बहुत सारी जो फौज के अंदर की समस्याएं थी, उनको कहने की कोशिश इसमें मैंने की है। और जो मिसेज कुमार हैं, वो दरअसल मेरी दोस्त थी तो मतलब उनका असली नाम मिसेज कुमार नहीं है, पर उन्होंने पढ़ा और उन्होंने वो इतनी भावुक हो गई, उन्होंने कहा कि आपने ये वाली बात बता दी कि हाँ मैंने बता दी कि हमें कैसे उस समय घर खाली कराने लगे, कारगिल में, सारे कारगिल में चले गए हैं, और इधर आप कह रहे हैं क्योंकि जो यूनिट पहले से थी वहाँ वो लौट रही है, उनकी फैमिली को घर देना प्रायोरिटी में है, और आपके हस्बैंड आपके गए हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। नियम ये कहता है कि जो आ रहे हैं फील्ड से उनको पहले घर तो घर तो उतने ही है, खाली तो कराने पड़ेंगे। और उधर जो सेपरेटेड फैमिली एक्कोमोडेशन, उसमें लाइन लगी हुई है, 100 इतना लिस्ट है लंबी,
वहाँ हम जाते हैं, वहाँ से भगा दिया जाता है कि आप जो है अभी तो घर नहीं खाली है। तो ये जो चल रहा था, फिर वो कहते हैं आप जाइए सिविल में जाकर घर ले लीजिए। वहाँ जाते हैं तो वहाँ कहते हैं कि आपको शहर में कौन जानता है, हमें तो शहर को जानता ही नहीं। तो फौजी के परिवार को शहर में कौन जानता है? अगर उसने कोई अपने अलग से कुछ रिश्ते संबंध बना लिए तो बात है, अदरवाइज कोई नहीं जानता। तो उन्हें घर नहीं मिलता। तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ घर है ही नहीं, मतलब किराए पर देने के लिए। ऐसी अनेक समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। और फिर वो अगर डिले करेंगे तो उनकी तनख्वाह से पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। पर स्क्वायर फीट कितना कितना था वो हमने जब ये संग्रह आया ज्ञानपीठ से, तो ज्ञानपीठ के जो उस समय थे आलोक जैन, उन्होंने कहा कि इस कहानी को हम भेजेंगे रक्षा मंत्री को। मैंने कहा भेजिए, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बहुत ऐसे भेजा उन्होंने, ठीक है। तो ये इस तरह की जो चीजें जो नहीं आती सामने, उनको कहने की कोशिश इस कहानी में की। अग्ना जी, स्त्री कथा के 5 स्वर, ये क्या, ये एक आपका आलोचनात्मक लेख है, तो इसमें आप क्या लिख रही हैं? स्त्री कथा के 5 स्वर। ऐसा था कि ये किताब यूं बनी, या ये लेख, इसमें 5 लेख हैं, 5 महिला कथाकारों पर जो हमारी पूर्वज हैं। तो ये एक तरह से ये लेख लिखे गए अपने आप को समझने की तलाश में, अपने इतिहास को कि हम कहीं कहाँ से चले थे उसे समझने की कोशिश में, या कह लूँ कि कथा साहित्य में कुछ स्त्रियों ने जो काम किए थे वो महत्वपूर्ण कितने थे, इसे बताने की कोशिश में ये लेख लिखे गए। इसमें जो कहानियाँ चुनी गई थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान की दृष्टिकोण कहानी है, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। अद्भुत कहानी है, शिल्प की इतनी कसावट है। होमवती देवी की कहानी है, उत्तराधिकारी। क्या आज बोल्ड की बात करें, इतनी खूबसूरत ढंग से बोल्डनेस आती है। बोल्डनेस नंगाई थोड़ी ना है जी बिल्कुल। कहानी या उपन्यासिक कृति है, एक रचना है, एक कला है। तो कला के साथ, उस कलात्मकता के साथ, उस सौंदर्य बोध के साथ, उस रस केवल मनोरंजन वाला, हास्य वाला ही नहीं है, करुण भी है। वो उस रूप में अगर आता है तो कैसे आता है, ये देखने वाली बात है इन कहानियों में। ऐसी 5 शिवरानी देवी की कहानी, इसमें हत्या लिया है मैंने। तो हत्या तो अद्भुत कहानी है। हत्या कहानी की थीम ये है कि हमारे समाज में कुछ हत्याएं स्वीकृत हत्याएं हैं। जैसे एक पुरुष की शादी हुई और उसकी पत्नी मर गई, क्योंकि या तो वो डिलीवरी वाला समय था, बच्चा नहीं, उसको दिखाया नहीं गया, डॉक्टर की जरूरत नहीं, या वो घर के अंदर इतनी कैद की गई कि उसे टीबी हो गई, या वो बहुत सारे और तरीके हैं, या वो छटपटाती रही और उसे इलाज नहीं मिला। इस कहानी में तो वो लड़की जो छटपटाती ही रही और आखिरी तक, यहाँ तक कि जो उनके यहाँ काम करने के लिए आई थी, बर्तन मांजने वाली, उसने कहा कि अगर डॉक्टर बुला देते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन फिर भी डॉक्टर नहीं बुलाया गया, क्योंकि डॉक्टर छू लेगा ना, देख लेगा स्त्री को। शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी थी और वो समाज की बात कर रही हैं। 3 शादियां हो गई, 3 बीवियां मर गई। जैसे ही एक मरी, दूसरी की शादी, दूसरी शादी की बात तुरंत की जाने लगी। अभी वही चल रहा है शो, उसी समय शादी के रिश्ते आने लग गए। तो अद्भुत बात है, ये स्वीकृत हत्याएं हैं, इनका कोई शोक नहीं है और इन्हें माना नहीं जाता कि हत्या है। इतना उस लड़की को रखा है बंद करके कि खिड़की पे भी खड़ी नहीं हो पाती है। और उसकी गलती क्या है? गलती कहीं नहीं है। क्या गलती है? यही है कि वो एक लड़की है, बहू बनकर आई है और उसमें रह करके वो परेशान हो रही है।
किसी से बात करने के लिए तड़प रही है तो अपनी उसी काम बर्तन मांजने वाली नौकरानी से ही वो 2 मिनट बात कर लेती है, वो भी उसके लिए दंडनीय है। तो ऐसी कहानियां, इसमें 5 कहानियां ली गई हैं और ये कोशिश इसी तरह से ये फिर और एक और चीज थी इन कहानियों के साथ कि इन्हें कैसे पढ़ा जाए, तो उसके टूल्स तलाशने की कोशिश किया है कि इन्हें क्या मेरी वॉल्सनक्राफ्ट जो इंग्लैंड में लिख रही थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत विविधता है, चाहे वो आप जितने भी विमेन इशू पे काम करने वाले स्त्रीवादी या बाद में फेमिनिज्म का जो पूरा दौर है, तो वहाँ से देखा जाए, वहाँ से कुछ चीज़ें, जैसे मेरी वॉल्सनक्राफ्ट का एक कथन है कि अगर आप एक लड़के को भी बहुत छोटी उम्र में वयस्कों की संगति में डाल देते हैं और उसे मजदूरों का या इस तरह का काम करना पड़ता है, तो वो अपनी उम्र से बहुत पहले ही वयस्क हो जाता है और वो हंसना खेलना वो सब वो भूल जाता है, उसके पास सिर्फ वही बचता है, हिसाब किताब और जिंदगी का गणित। ठीक उसी तरह लड़कियों को भी इतनी कम उम्र में आप ऐसी चीज़ों के बीच में, ऐसे परिवेश के बीच में डाल देते हैं जहां उनसे वयस्क होने की उम्मीद की जाती है और यदि वे नहीं होती हैं तो दंडित किया जाता है। तो ये सारी जो वहाँ से एक चीज़ें आती, वर्जीनिया से थोड़ा और बाद में नाओमी ओल से कुछ टूल्स लेने की कोशिश किया है, द ब्यूटी मिथ से, ऐसे कुछ जर्मेन ग्रियर से, कि क्या यहाँ से कुछ टूल्स हमें मिल सकते हैं इन कहानियों को खोलने के, या और किधर से हम जाएं तो इन कहानियों को हम अच्छी, जैसे दृष्टिकोण को खोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पूरा मनोविज्ञान है और सुभद्रा कौर चौहान का रेंज बहुत बड़ा है। वो मतलब स्वाधीनता आंदोलन की कहानी भी कहती हैं और मतलब स्त्री मुद्दे तो उठाती ही हैं, ये तो कोई भी रचनाकार उठाएगा, जो संवेदनशील होगा, देख रहा होगा, वो उठाएगा। तो लेकिन इतनी तरह की चीज़ें आती हैं, दलित मुद्दे आ जाते हैं, बहुत बड़ी रेंज लेती हैं। तो इस तरह से ये कोशिश थी। अदना जी, 2018 में आपने जापान की एक साहित्यिक यात्रा की थी। उस जापानी यात्रा, साहित्यिक यात्रा जो आपकी थी, उसके अनुभव आपके क्या रहे, उसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यात्रा थी और उसमें बहुत सारे सम्मेलन हुए, काफ़ी कुछ हिंदी भाषा को लेकर उसमें बातचीत हुई और आप एक अकेली वहाँ पर, आपके काम की बहुत बात हुई वहाँ पर, तो उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, 2018 में मुझे ये मौका मिला कि ग्लोबल लिटरेचर ऑर्गेनाइजेशन जापान सरकार की तरफ से निमंत्रण था और पहली बार कोई हिंदी का लेखक इस तरह के कार्यक्रम में आमंत्रित था और 5 शहरों में उनका जो है एक कार्यक्रम था, अलग अलग जगह, टोक्यो में भी, होनोलुलु में भी, ओसाका में भी। लेकिन मैंने जो अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत सारे लेखकों ने मुझसे बातचीत की, जापानी लेखकों ने, उसमें योको तावाड़ा को हमने कब का पढ़ा हुआ था और बहुत अच्छी बातचीत रही उनके साथ। हिरोमी ईटो ने बात की, जो 80 के दशक की उनकी बहुत प्रसिद्ध लेखक रही हैं। तो जो 2-3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, एक तो ये बहुत अच्छा लगा कि जापानी लोग जिस काम को उठाते हैं उसे बड़ी मेहनत से करते हैं। तो मैं देखती थी कि हर मेरी बातचीत के पहले ही, कार्यक्रम के पहले ही, मेरी कहानियों का जापानी ट्रांसलेशन वो बुकलेट के रूप में सबको वितरित किया जाता था और वहाँ वो लोग अंग्रेजी को तो इतना महत्व नहीं देते हैं, तो उनके लेखक हमेशा जापानी भाषा में बोलते थे और मैं हिंदी में बोलती थी और दोनों चीज़ें ट्रांसलेट की जाती थी, क्योंकि मेरे लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता था और उनके लिए जापानी में किया जाता था और इस तरह क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता था। मैंने देखा, टोक्यो की ये घटना है कि मैंने देखा कि लेखक, जापान सरकार बहुत ज़्यादा अपने लेखकों के प्रति इस समय वो बुला रही है अपने लेखकों को, जहाँ दुनिया के कोने में है, वो कह रही है कि आगे हम आपको नौकरी देते हैं, नौकरी भी दे रहे हैं। मुराकामी जी को भी बुलाया। तो इस तरह, और मैंने देखा कि वहाँ पर टोक्यो में एक महिला मुझसे मिलने 3 घंटे का सफ़र करके आई थी।
तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा भाई दिल्ली में भी ऐसा नहीं करते लोग, सुविधाजनक है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो सारे दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ करते हैं, लेकिन फिर भी 3 घंटे की, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है कि 3 घंटे की सफर करके यात्रा करके कोई आए। और ये जो लोग सुनने के लिए आते थे वो विविधता से भरे हुए होते थे, यानी उसमें कुछ मीडिया के लोग होते थे, कुछ अलग अलग भाषाओं के लोग होते थे, चाइनीज़ या दूसरे फ्रेंच, दूसरी भाषाओं के लोग होते थे। तो मैं अपने बारे में बता रही थी, तो चूँकि मैंने रशियन लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ा था, जो रविभूषण जी जानते हैं, वो जो पीपल्स पब्लिशिंग हाउस वाली किताबें होती थी, वो उसने हम लोगों का बनाया था, एक संस्कार ही दिया था, पढ़ पढ़ के बड़े हुए थे। तो उनको आना ही था उन किताबों का जिक्र। तो जो चाइनीज़ वाले थे उन्होंने एकदम से पूछ लिया कि क्या आपने चाइनीज़ लिटरेचर नहीं पढ़ा है? तो मैंने कहा नहीं, लूशो को पढ़ा है, तब पढ़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो चूंकि ज़्यादा रहा और इतना ज़्यादा हमने उसको अपने पढ़ने वाले जो हमारा फॉर्मेशन पेज था उस समय पढ़ा है, तो वो चीज़ें हमें, जब हम अन्ना कारेनिना को पहली बार देखे पहली बार जब हमने तुर्गेनेव को देखा तो हम पागल हो जाते थे खुशी से। तो वो चीज़ें ही अलग थी। तो उनका जो उनको जिस तरह से हमारी स्मृति दर्ज करती है, जिस तरह से हम मौका मिलते ही याद करने लगते हैं, वो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने चाइनीज़ में पढ़ा। तो दूसरी चीज़ ये थी कि बहुत ज़्यादा भारत को लेकर, खासकर हिंदी को लेकर उन लोगों का झुकाव है। तो अलग वहाँ का पूरा बौद्धिक समाज था। जैसे उनके बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, फॉरेन ऑफिसर वगैरह, वो लोग भी थे। तो उसमें एक उनके ऑफिसर ने तो पूरा ट्रांसलेशन का जिम्मा ले गया, इतनी वो खुश हूँ, बोली मैं करूँगा। कल्पना जी के साथ मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है, साथ साथ वो वाकई उनकी हिंदी अच्छी थी, तो मैं हैरान रह गई। बल्कि तो ऐसे भी बहुत सारे, और इतनी भीड़ होती थी कि वो लोग कहने लगे कि हमने सोचा नहीं था कि ये हमारा प्रयोग इतना अच्छा जाएगा कि हिंदी के लिए, हिंदी लेखक को सुनने के लिए इतने लोग आ जाएंगे। तो ये था। दूसरी क्या है कि वहाँ के लिटरेचर में जो मैंने पाया कि अभी भी उस पीड़ा की अनुभूति है जो नागासाकी और हिरोशिमा की अभी भी है। वो कहीं ना कहीं से उनकी स्मृति का वो ऐसा हिस्सा है जो, जैसे मुराकामी भी जब लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो बात आ जाती है। तो ये अभी भी है वहाँ पर। तो ये यात्रा संस्मरण मैंने पूरा कर लिया है, जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वो लोग भी ज़्यादा चाहते थे उसको ट्रांसलेट करना तो इस बहाने उनके बार बार कहने से ये हो ही गया पूरा। तो ये अनुभव बहुत अद्भुत अनुभव था। अल्पना जी, आपसे बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन हम दुर्भाग्यवश समय की सीमा में बंधे हुए हैं। तो आखिरी सवाल एक छोटा सा ये कि आप नया क्या लिख रही हैं और हमें कब तक पढ़ने को मिलेगा, और फिर हम आपसे सवाल लेंगे दर्शकों से। मेरा नया उपन्यास तैयार हो गया है और शीर्षक के लिए मैं रुकी हुई थी, उसको दे नहीं रही थी कई महीने से, क्योंकि मैं एक शब्द पे मेहनत करती रहती हूँ। पता नहीं अब ये ऐसा हो गया है, तो जब तक शीर्षक एकदम मुझे लग ना जाए कि अब यही है और इसके आगे नहीं सूझेगा, तो खैर वो शीर्षक अब मिल गया है, तो जल्दी ही आएगा। उसकी थीम बिल्कुल ही अलग है। मेरी कोशिश रहती कि पिछले को रिपीट ना करूं, तो ये कोशिश है। और इसमें कुछ ऐसे राइट्स जो लड़कियों को नहीं दिए गए हैं अभी तक, उनकी बात भी आती है सामाजिक तौर पर ही। और जो उसकी थीम है वो ये है कि हमारा समाज बीमार हो गया है और बीमार होता जा रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाए। सबको मानसिक समस्या हो रही है, ये उसकी मूल थीम है। बहुत जल्द आएगा, मुझे उम्मीद है कि बेसब्री से इंतजार है हमें, ठीक ठाक बात हो पाई होगी। जी बिल्कुल।
आपसे बस एक अनुरोध है कि आप असली फूल जो आपका उपन्यास है उसमें से कोई एक अंश हमें पढ़कर सुनाएं प्लीज। इसमें मैंने बहुत सारे बहुत जगह इस तरह की कोशिश की है कि कुछ जो लोक कथाएं हैं वो नए ढंग से आ सकें, आज के समय को दिखाते हुए आ सकें, आज के समय का वो रूपक बन सकें, इस तरह की कोशिश की है। तो ये जो चैप्टर है ये है बारे इतात। बारे इतात संथाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है लड़की की शादी में भाई के लिए जो उपहार आता है उसे बारे इतात कहते हैं। सुबह सुबह सुजन महतो ढीली ढाली चाल से खेत की तरफ जाते दिखते। नन्हे कामगार उस वक्त अपने काम पर निकल चुके होते। कोई पत्ता बटोरने के काम पर लगा होता, कोई गाय गोरू चराने निकला होता, कोई लकड़ियां चुन रहा होता, कोई गोबर उठा रहा होता, कोई घास काट रहा होता। सुजन महतो अपनी आदत के मुताबिक रास्ते में मिलने वाले नन्हे कामगारों को जल्दी काम करने के लिए उकसाते चलते। उनके हाथ में हंसुआ होता और शरीर पर लुंगी, कंधे पर गमछा लटक रहा होता और नंगी छाती पर मिट्टी से मिले पसीने की बूंदें छिपकी होती। सुजन महतो अपने खेत पर पहुंचकर इधर उधर परेशान से देखने लगते। खेत अब पहले जैसे नहीं रह गए थे, उनमें कुछ भी उगाना मुश्किल होता जा रहा था। उन तक पानी पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था। जमीन भी कम होते होते बस एक बिस्वा बची रह गई थी। इस पर भी बहुत तरफ से निगाहें लगी थी। पहले साहूकार महाजन की निगाहें होती थी, अब कंपनी और सरकार की मेहरबानी थी। फिर भी अब थोड़ी सी जमीन सुजन महतो के लिए बहुत मायने रखती थी। इसी में कुछ उगा ले जाने की जद्दोजहद में वे लगे रहते। कभी कोहड़ा, लौकी, बैगन, कभी मूली, गोभी, देसी टमाटर, आलू आदि। सहजन का एक पेड़ भी इसी खेत के किनारे लगा था। किसी किसी साल अब टूट कर फलता, इतना फलता कि गांव भर बांटते बांटते थक जाते। मगर पिछले कई साल से वह भी अपना रंग बदलने लगा था। किसी साल फल जाता तो कई साल टकटकी लगाए देखता खड़ा रहता। इस साल उसकी जड़ जमीन को छोड़ने की तैयारी करती लग रही थी। सुजन महतो उससे लंबे समय से साथ रहे साथी जैसा रिश्ता महसूस करते थे, इसलिए उसकी जड़ के पास जाकर मिट्टी से उसे ढककर अपनी तरफ से मजबूत करने की कोशिश करते। मगर उनकी अकेले की कोशिश जड़ छोड़ते जीवन के लिए बहुत मामूली होती। फिर भी छोटी कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वे लगे रहते और इस तरह सहजन के पेड़ को कई साल से टिकाए चले आ रहे थे। आज फिर उसे देखकर उनका मन भर आया। कुछ मिट्टी उन्होंने उसके आसपास अपने हंसुआ से खिसका दी। उसी के कुछ दूर अपने आप निकल आई लौकी की लतर पर छोटी छोटी बतियां खिलखिला रही थी। कुछ दूसरी लताएं उसे उलझाए फैली थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अच्छा होता इस बार सब लौकी ही लगा देते, लेकिन फिर ख्याल आया कि वे अपने साथ फेटा में खोसकर जो बीज लाए थे वे लौकी के नहीं थे। तमाम तरह की सब्जियां उगा लें तो उन्हें ये खोपा में रखकर शहर के बाजार बेचने जाएं। लेकिन आज काम शुरू करने के पहले उन्हें अपनी कुल्हाड़ी जोड़नी थी। सबसे पहले उसके हत्थे के लिए बढ़िया लकड़ी चाहिए थी जिसमें फाल लगाया जा सके। एक ठीक ठाक लकड़ी मिल जाने पर उसे घिस घिस कर चिकना कर लिया गया। फिर वे फाल ढूंढने लगे इधर उधर। कभी दक्षिण खोजें, कभी उत्तर खोजें, कभी पूरब खोजें, कभी पश्चिम खोजें, मगर फाल जाने कहाँ हेरा गया। परेशान होकर वे झाड़ झंखाड़ काटने लगे। बड़े बड़े सरपत ऐसे मुट्ठी में पकड़ते कि वे उनके हाथ चीर ना पाते और अपने तेज धार हंसुआ से खट से काट देते, मगर वहां भी फाल ना मिला। तब परेशान और दुखी सुजन महतो उन्हीं झाड़ियों के पास जमीन पर बैठकर रोने लगे। आज का दिन बीत रहा था। फाल ना मिला तो क्या खेत तोड़ा जाएगा, कि क्या खेत बोया जाएगा। तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, क्या खोज रहे हो महतो? सुजन महतो मुड़कर देखे तो होश उड़ गए। झाड़ियों के पीछे से निकलकर एक बाघ खड़ा मुस्कुरा रहा था। इससे पहले सुजन महतो ने ऐसा बाघ नहीं देखा था। बाघ का मुस्कुराना कभी सुना नहीं था। अब जो कि बाघ मुस्कुरा रहा था तो कुछ अघटित घटित हो सकता था। उनका मन कांप उठा। घबराहट में कंठ से आवाज न फूट सकी। घबराओ नहीं, बताओ क्या परेशानी है? बाघ ने फिर पूछा। हालांकि सुजन महतो घबरा गए थे, मगर बाघ की आवाज इतनी मधुर और इतनी हित चिंता में डूबी हुई थी कि महतो अपना दुखड़ा रोने लगे।
कैसे खेत बुड़ाएगा, कैसे बीज बोएगा, कैसे उपजेगा अन्न, कैसे बालक पुत्र पुसाएगा। एक फाल था, वो हेरा गया, जैसे हेराया हमारा चित्त। बाघ निकट चला आया और स्नेह से बोला, जो मैं तुम्हारा फाल ढूंढ दूं तो मुझे क्या दोगे? हमारे पास है ही क्या, एक गरीब खेतिहर हूं। सुजन महतो को अपनी फटेहाली याद आई। लेकिन इस दुनिया में बिना लेन देन के कोई काम होता नहीं। एक बार सोच लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाघ ने दुनिया का नियम समझाया। आधी फसल ले लेना, बाघ ने नाम से हिलाया। तुम्हारे लिए लकड़ी काट दूंगा, बाघ ने फिर नाम से हिलाया। कुएं का मीठा जल निकाल दूंगा, बाघ ने फिर नाम से हिलाया। परेशान सुजन महतो ने हार कर कहा, अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बाघ ने कहा, पहले किरिया उठाओ कि जो मांगूंगा दोगे। सुजन महतो ने किरिया उठा लिया। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए, मैंने उसे कुएं पर पानी भरते देखा है। अभी अभी जवान हुई सुंदर कन्या का मांस खाने का मेरा मन है। बाघ ने कुटिलता से कहा। सुजन महतो की जान सूख गई, लगे गिड़गिड़ाने, ऐसा न कहो बाघ भाई, यह कैसे हो सकता है? बाघ ने तुरंत अपने पंजे उठाए और तेज नाखून दिखाते हुए बोला, सोच लो, मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहता था, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं रख रहे। अब मुझे मजबूर होकर बाघ वाला काम करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मार कर खाना पड़ेगा। बाघ ने समझाने वाले दार्शनिक भाव से कहा। सुजन महतो थर थर कांपने लगे। बाघ हंसने लगा। बाघ जितना हंसता सुजन महतो उतना थरथराते। बाघ ने अपने पहने नाखूनों वाले पंजे बढ़ाए तो सुजन महतो ने घबरा कर कहा, मंजूर है, पहले मेरी लाड़ी का फाल लाओ। बाघ झटके से उठा और झपट कर उनकी कमर में बंधे लुंगी के फेटे में घुसे फाल को निकाल कर उनके हाथ में थमा दिया। महतो, तुम घबराहट में से देख नहीं पाए, अब इसे रखो और अपनी बेटी यहाँ भेजो। अगर नहीं भेजा तो अगली बार यहाँ आकर तुम वापस नहीं जा पाओगे, ना खेत बचेगा ना तुम। हाथ वापस पाते ही सुजन महतो का होश लौट आया। वे अपनी भूल पर पछताने लगे। पछताते जाते चलते जाते, रोते जाते चलते जाते, रास्ते भर अपने आप को कोसते और लगभग दौड़ते हुए घर आए। घर आकर देखा कि गुहाल में लेरू पटलू समेत मवेशी बांधे जा चुके थे। बीजू दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इनारा भात रात चुकी थी और जमीन पर घुटनों के बल बैठी मच्छिया की रस्सी कस रही थी। बाप के आने की आहट से उठकर लोटा भर पानी ले आई। सुजन महतो ने कुल्हाड़ी किनारे रखी और लोटे के जल से हाथ पांव धोए, मुंह धोने के लिए और पानी मांगा। इनारा फिर दौड़ कर आई और एक लोटा और पानी ले आई। अब भली भांति मुंह धो पोंछ कर सुजन महतो पीढ़ी पर बैठे। इनारा ने कांसे की थाली में थरिया भर भात कुल्थी की दाल के साथ परोसा और लोटा भर पीने का ताजा जल बगल में रख दिया। थरिया भर भात और कुल्थी की दाल देखकर सुजन महतो हमेशा प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज और दिनों की तरह भात देखकर प्रसन्न नहीं हो पाए। एक अजीब चिंता से घेरकर उन्होंने पानी भरा लोटा उठाकर पूछा, बिटिया रानी, यह पानी कहाँ का है? बिटिया रानी कुछ देर को चकराई। आज तक कभी उसके बाप ने पानी के बारे में नहीं पूछा था। पानी पर शक सुबह का कोई सवाल नहीं उठा था, फिर आज क्यों? फिर भी उसने लापरवाही से कह दिया, कुएं का है। उसी कुएं का? सुजन महतो ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, सिर हिलाकर बिटिया रानी ने जताया। आज मैं बहुत थक गया हूँ। सुना है कि उस पहाड़ की तराई वाले गड़िए का जल बहुत मीठा है, सब थकान उतार देता है। जाकर जल्दी से वही पानी लेती आ। अपने आंसू छिपाकर सुजन महतो ने समझाया। बिटिया रानी थोड़ा कुरमुनाई। पानी तो यह भी ताजा था, इसे लाने में मेहनत भी लगी थी। दूर उस कुएं से पानी खींचकर सिर और कमर पर गगरे लादकर पानी लाना मेहनत का काम था, मगर बाबा ने सुना है कि उस गड़िए के पानी से थकान उतरती है, तो सही सुना होगा। बाबा की थकान 100 मेहनत पर भारी थी और बाबा की बात शक सुबह से परे थी। बिटिया रानी का दिल पसीज गया। उसने घड़ा उठाया और गड़िए का पानी लाने चल दी। बीजू उसी समय घर पहुंचा था। इस अनहरिया बेरा में घड़ा उठाए बहन को जाते देखा तो अचरज में पड़ गया। पानी भरने जाने की यह भी कोई बेला है? पहले उन्हें अजीब लगा कि इस समय बहन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पानी लाने की। इस समय जंगली जानवर आजादी से घूमते हैं। बहन को तत्क्षण रोक देने के विचार से बीजू 1-2 कदम बढ़ भी गया, लेकिन तभी उसके चंचल मस्तिष्क में एक शरारत चमकी। वह दबे पांव बहन के पीछे पीछे चलने लगा। चलते समय उसने अपनी धनुही उठा ली और मन ही मन बहन को चौंका कर डरा देने की योजना बनाते छुपते रुकते उसी गड़िया पर पहुंच गया जहां बहन पानी भरने पहुंची थी। बहन तो घड़ा लेकर पानी भरने झुकी, इधर बीजू बहन के कुछ दूर पीछे के पेड़ पर चढ़ गया। बीजू ने देखा कि किनारे के झाड़ झंखाड़ पर 2 बगुले ध्यान मग्न बैठे थे।
उसे मौका हाथ आया सा लगा और अपनी धनुई पर चढ़ाकर एक साथ 2 तीर बगुले को निशाना बनाकर चला दिया। बगुला तो उड़ गया, मगर उसी झाड़ी के पीछे छिपे बाघ की दोनों आंखों पर 2 तीर लग गए। बाघ पल भर में अंधा हो गया, दर्द से चिल्लाता हुआ झाड़ियों से बाहर चला गया। दर्द भरी दहाड़ और छटपटाते हुए झाड़ियों से बाहर निकलकर भागते बाघ को देखकर इनारा डरकर चीख पड़ी, लेकिन इनारा से ज्यादा तेज बाघ चीखा और भागता हुआ जंगल में लोप हो गया। बीजू हाथ में तीर धनुष लिए पेड़ से उतर आया। इनारा ने बीजू को देखा तो सब समझ गई कि आज बाघ से उसे बचाने वाला बीजू ही है। बीजू, तू मेरा सच्चा भाई है। उसने गर्व और लाड़ से भरकर भाई की बांह पकड़ ली। बहन, तू जल्दी से पानी भर और घर चल, बीजू ने हंसकर कहा। इनारा ने जल्दी से घड़ा उठाया और गड़िया का पानी भरकर चल दी। दोनों भाई बहन रास्ते पर बाघ की बातें करते जाते थे। अब बीजू बड़े और बाघ छोटा हो चुका था। आदमी का सहयोग और विश्वास हमेशा बड़ा हो जाता है और उसकी दुरभिसंधियां, षड्यंत्र नीच रूपक बनकर लोक में विख्यात हो जाते हैं। इनारा बार बार भाई की बलैया लेती जाती थी, बार बार महसूस करती जाती थी कि अब कोई है जो उसके बगल में उछल उछल कर चलते हुए भी पूरी सिंदूरी गांव को बाघ से बचा लेगा। दोनों भाई बहन चहकते आत्मविश्वास से भरे घर पहुंचे। सुजन महतो सूनी आंखों से छत की तरफ निहारते सामने भात की थाली लिए दीवार से पीठ टिकाए बैठे थे। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके घर कोई अनहोनी घट चुकी है और विलाप के बाद कचरे सूनेपन में लिपटे हुए पड़े हैं। बाबा, अरे बाबा! सुजन महतो आवाज को सुनकर भी नहीं सुन पाए। तब दोनों उनके सामने आकर खड़े हो गए। दोनों के एक साथ घर में घुसकर सामने खड़े हो जाने से सुजन महतो चकरा गए। जैसे खुली आंखों का सपना हो, वे घूर घूर कर सामने के दृश्य को पूरा देख लेना चाहने लगे। सहसा वे इनारा का होना समझ ही नहीं पाए। सामने का दृश्य भ्रम का दृश्य लगा। सामने खड़े इनारा भ्रम की बिटिया लगी। सामने अपनी धनुही लिए खड़े बीजू उन्हें किसी देवता का अवतार लगे। आंखें मलकर उन्होंने दोबारा खोला। बिटिया रानी ठीक सामने साक्षात थी। इनारा ने झट से घड़ा से पानी लोटे में उछीला और बाघ के आगे धर दिया। सुजन महतो ने फटी फटी आंखों से पानी भरा लोटा देखा, उसे हाथ से छूकर देखा और कुछ पूछने के लिए मुंह खोलना चाहने लगे। मुंह तो खुल गया पर बोल न फूटे। तब तक बीजू ने धनुई रख दिया और ताली बजाकर जोर की आवाज में बोलने लगा। आज देवता साक्षात उतरे गड़िया पर। बोले कि आज चंद्रमा की रोशनी कम नहीं होने पाएगा। भर लो जितना पानी गड़िया से भरना है। लबालब उजाला नाच रहा था। इनारा देवी पानी भर रही थी। अब पियो, देवता का दिया पवित्र जल, पियो बाबा पियो। सुजन महतो ने हड़बड़ा कर लोटे का पानी मुंह से लगा लिया। इनारा हंसने लगी तो उनकी जान में जान आई। क्या बोलता है तुम सब, कटकलजी करता है। यहाँ हमारी जान निकल गई थी। सुजन महतो थोड़ा आश्वस्त हुए कि सामने का दृश्य भ्रम नहीं था और कि जो सोच कर भेजा था वह नहीं हुआ। हाँ हाँ, तुम्हारी जान की चिंता तुम्हें है, हमारी जान की चिंता किसे होगी? बीजू ने प्रश्न उछाला। जा खाना खाए दे। महतो इस अंधेरी रात में बेटी को गड़िए से पानी लाने भेजने के पीछे तुम्हारी मंशा कोई नहीं पूछेगा, यही सोचकर बैठे हो। वहां क्या क्या हुआ नहीं जानोगे। भात खाने की जल्दी है कि मांस खिलाने की? सुजन महतो का कलेजा धक। क्या बोलता है ये लड़का, जान का दुश्मन है। सुजन महतो कुछ खिसियाए से बीजू की तरफ देखना बचाने लगे। बाघ का निवाला बनाने भेजा था बेटी को, बाघ हो कि दुश्मन हो, सब ईमान धुल गया तुम्हारा। क्या भला किया बाघ ने तुम्हारा कि तुमने अपना घर ही उसे सौंप दिया, अपनी पीढ़ियां सौंप दी उसको। कैसे उसे टिकने दिया अपनी जमीन पर? भस्म क्यों नहीं कर दिया उसको कि तुमको भरोसा नहीं रह गया, ना अपने पर ना अपनी संतान पर? बीजू प्रश्न पर प्रश्न उछालता फिर हंसकर नाचने लगता। कैसे करोगे भस्म उसको? लालच ने घेर लिया तुमको सिर्फ अपना पेट दिखा, गांव घर नहीं दिखा, बेटा पुत्र नहीं दिखा। मैं तो लालच सर्वनाश का घर है, लालच सब नष्ट कर देता है। लालच में घिरकर तुम अपनी बेटी भूल गए, अपने बेटे के तीर धनुष पर तुम्हारा भरोसा नहीं रहा, अपना इतिहास तुम्हारी नसों में बहते खून से लोप हो गया। मैं तो जिसकी स्मृति बाघ ने छीन ली, उसके पास न कुछ पिछला रह जाता है, न कुछ आगे का, न अतीत न भविष्य। बीजू के इस रूप को मानो पहली बार सुजन महतो जान रहे थे। हरदम पगला बौड़म कहते कहते वे भूल ही गए थे कि कोई उनकी गतिविधियों को भांप सकता है। थाली परे सरका कर वे रोने लगे। हमसे भारी भूल हुई बीजू। सुजन महतो रोते जाते और अपनी बेवकूफी की दास्तां पर पछताते जाते। धत बाबा, ये बीजू तो तुम्हें डरा था। इनारा ने बाबा की थाली फिर से आगे खींचकर पूरे उत्साह से कहा। अब क्या डरना, बीजू के तीर धनुष पर देवता का आशीर्वाद है। एक बात क्या, जंगल का कोना कोना साथ लिया है हमारे भाई ने। भात खाओ बाबा,
इनारा के विश्वास से सुजन महतो ने फिर से बीजू को देखा। उन्हें इस बार बीजू साक्षात सिंह बोगा का आशीर्वाद लगे। बेकार इसे सब पौड़म कहते हैं, आज इसने हमें बाप के डर से मुक्त कर दिया। उन्होंने थाली से कौर तोड़ लिया। यह घटना बिजली के करंट की तरह फैल गई। कई कई गांव में इसके कई कई रूप प्रचलित हो उठे। किसी में तीर धनुष उठाए साक्षात सिंह बोगा के रूप में बीजू आ विराजते, तो किसी में वे बहादुर सैनिक के रूप में प्रतिष्ठित किए जाते। किसी में तो वे सिद्धों कामों की तरह अचानक प्रकट होकर बाघ से उनके नख दंत छीन लेते। किसी में बहन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होती जिस पर बाघ रीझ गया था और बाघ ने भाई ने बाघ को मारकर उसे बचाया, तो किसी में बहन भाई दोनों बाघ के साथ लड़ पड़े थे। सारे ही रूपों में भाई की बहादुरी साफ होती और बहन पर बाघ की नजर की आलोचना। इस तरह भाई बहन की ख्याति ने कई गांव के लोगों को ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने के लिए उकसाया। नतीजा कि बहन की शादी के लिए दूर दूर के गांव से रिश्ते आने लगे। बहन ने भी शादी के लिए शर्त रख दिया। शर्त थी कि जब तक उसके भाई को उपहार में बैल नहीं दिया जाता तब तक वो शादी नहीं करेगी। बहुत मान मनोबल हुआ। बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, छोटे भाई बहनों का वास्ता दिया गया। खुद भाई ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, मगर बहन अपनी शर्त से टस से मस न हुई। आखिरकार हार कर बहुत से बरपक्ष वाले लौट गए, लेकिन एक गांव से बड़ा तगड़ा बैल लेकर बरपक्ष के लोग हाजिर हो गए और भाई के हाथ में उसका पगहा थमाकर बोले, ये लो अपना टेंडार आक्सार, मतलब उठगाया हुआ धनुष बाण। यह सांकेतिक उपहार है कि तुमने बहन को बाप के मुंह में जाने से बचाया था। तुम्हारी बहन ने यह शर्त रखकर तुम्हारी बहादुरी का मान किया है, हम भी तुम्हारी बहादुरी को मान देते हैं। भाई ने पगहा पकड़ लिया और मन ही मन खुश होते हुए बहन की शादी करवा दी। लेकिन बीजू के साथ ऐसा नहीं हो पाया। जब बहन की शादी की बेला आई तो बीजू बन बन भटक रहे थे। उनका रास्ता देखते देखते सहजन का पेड़ अपनी मिट्टी छोड़ चुका था और गुड़हल का पेड़ कई कई बार फूलों से भर चुका था। झोपड़े का नया छप्पर छाया जा चुका था। बहुत पहले असम गए सुरजू का झोपड़ा इधर उधर बिखरते अपने फूस से अब पूरी तरह आलोक हो चुका था और केवल स्थान की दूरी के हिसाब से उसे याद करने की कोशिश की जा सकती थी। छुटकू और नन्ही अब बीजू बीजू कहकर नहीं जिदियाते थे। अम्मा कई बार बाहर बैठी जंगल की तरफ देखते हुए अपने को खो देती थीं। सुजन महतो दिन में भी हड़िया पीने से अपने को रोक नहीं पाते थे और बारी बात माने बहन की शादी में भाई को दिया जाने वाला उपहार, जिसे बहन ने जिद करके खास उसी के लिए रखवाया था, झोपड़े के बाहर बीते हरे रंग की लोहे की देन लिए टूटा फूटा मुरझाया सा पांव में रस्सी बांधे गाय गोरू बांधे जाने वाले खूंटे से बंधा रह गया था, माने स्कूटर। सेना की सेवा कर रहा है और बिटिया रानी यूपीएससी की 9th रैंकर। यानी पीछे हर परिवार में जो सफलता होती है माँ का बड़ा हाथ होता है। आपके सेना में पति हैं इसलिए आपके पास बहुत सारे काम करने वाले होंगे, मदद करने वाले होंगे, फिर भी आपकी हमेशा बच्चों के ऊपर हाथ रहता होगा आपका और आपको बहुत ज़्यादा आपकी बड़ी जिम्मेदारी है उनकी सफलता में। फिर इतनी सारी कहानियाँ लिखना, इतने सारे संग्रह और ये उपन्यास, ये सब कैसे किया आपने, ये जानना चाहूँगी। कि ये जो फौज में बहुत सारे काम करने के लिए लोग मिलते हैं, ये सब जगह नहीं मिलते और सभी कोर में नहीं मिलते। तो मेरे पति जिस कोर में थे उसमें मिलते नहीं थे, लेकिन जब मिल भी जाते थे अगर कभी, तो मेरा प्रश्न और ज्यादा तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर कभी मिल जाते थे तो जो हमने बचपन से यही सीखा, ईमानदारी का एक बड़ा सख्त पाठ तो वो घर के अंदर नहीं, उसका काम है कि साहब बहुत बिजी हैं तो उनको मदद करेगा। घर के काम करने के लिए नहीं, उसकी एक जगह है, उसकी एक डिग्निटी है और उसको आप कम नहीं कर सकते क्योंकि वो सिपाही है दरअसल। तो मेरे पति जब कभी अगर ऐसा वक्त आया भी तो उसको ज्यादा मान जान से रखते थे तो ये अच्छी चीज हमने सीखी। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बेटी ने तुरंत हाथ के इशारे से कहा मेरी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलना है।
ये गलत तरीका है। डिग्निटी है आपकी, आप अपना काम कर रहे हैं, आप मेरी गाड़ी का दरवाजा क्यों खोलेंगे? मैं हूँ इतनी सबक की, मैं खोल सकती हूँ, ऐसे वो थोड़ी लूँगी अभी मुरझा जाऊँगी, गाड़ी का दरवाजा खोलो, एकदम ऐसे उसने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा काम किया कि जब उसे विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बुलाया गया तो ऐसी भीड़ थी, ऐसी भयानक भीड़ उमड़ी और उसको ये महसूस हुआ कि वो शायद सोसाइटी को अब रिटर्न करने वाली स्थिति में आ गई है और उसने कहा कि मैं इस लेक्चर का पैसा नहीं लूँगी। तो हम उस परिवार से जुड़े जहाँ ये सब होता रहता है, बड़े सख्त हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर के, तो ये सुविधा मुझे नहीं मिल पाई। जब मतलब हम सब के पास परिवार है, बच्चे हैं, हम सब जानते हैं सेना के साथ एक और चीज़ जुड़ती है कि जब पति फील्ड में होते हैं तो बहुत कठिन ड्यूटी होती है और कई बार अघोषित युद्ध चल रहा होता है। खासकर अगर आप देखें तो चाइना वाले उस पर लगातार छुटपुट चलता ही रहता है, ख़त्म नहीं होता पूरी तरह से। होता सीज फायर होता है कुछ दिनों के लिए, फिर उल्लंघन हो जाता है उसका, फिर उसमें कुछ वो कैजुअलिटीज भी नहीं बाहर आती, पता नहीं चलता है। वो तो जब मैं वहाँ जाकर रही हूँ, क्योंकि मैं चैलेंजेस ले लेती थी, कहते थे 4 घंटे तक पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा तब पहुँचोगी पर, तो मैं कहती थी ठीक है जूता पहन के चले जाएंगे। तो अब शायद उतना ना चल पाऊँ, लेकिन उस समय तो शुरू में तो पूरा ही मैं कोशिश करती थी कि मैं वो चीज़ें खुद देखूँ, खुद जानूँ। तो कहने का मतलब है कि ये जो एक एक्स्ट्रा है कि कठिन जीवन उनका और उसकी चिंताएं लगातार, और कई बार ऐसी पोस्टिंग जहाँ की आप बच्चों को पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, तो ऐसे सब संकट थे। तो खैर मुझे भी नौकरी मिल गई, तो एक तरफ तो ये एक फौजी का कठिन जीवन है ही, और उसके साथ में जब एक स्त्री आर्थिक आत्मनिर्भरता की भी बात करती है तो दोहरी चुनौती हो जाती है। हम इसमें बहुत सारे इस चैलेंज को लेते हैं, फेस कर रहे हैं और इसकी कठिनाइयाँ जानते हैं। तो मतलब ऐसी स्थिति होती थी कि आप अपनी क्लास के टाइम पे पहुँचे या बच्चों के टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जाए ये तो उसका टाइम एडजस्ट करने का सारा टाइम तो आप एडजस्ट करते हैं। फिर अगर एक और चीज़ चुन लेती है स्त्री, लेखन, तो ये कई गुना बढ़ जाता है। फिर क्या होता है कि आपके पास एक रात का वक्त होता है अपनी नींद का, अपने आराम का। अगर आप उसे स्वाहा करने के लिए तैयार हैं तो आप लिखिए, नहीं तो कौन आपके लिखने को लेकर कोई कंसर्न भी नहीं है ना, परिवार में कंसर्न होता है, खुश होता है जब आपकी चीजें छप कर आती तो खुश होता है, अरे वाह ये तो कितना बढ़िया लग रहा है, अरे बहुत जबरदस्त। लेकिन कैसे हो रहा है ये, अगर आप कैसे हो रहा है इसको बहुत ज्यादा सामने रखेंगे तो कहेंगे छोड़ दो, भी इतनी परेशानी है क्यों उसमें लगी हुई हो, पढ़े जा रही कह रही हो कि तुम्हें जो है लंजाइनस पर एक लेक्चर देना है और वो तुम ऐसा दोगी कि वो लोग भूले नहीं, हर इसकी क्या जरूरत है ना, आराम से चलो, सब चीज़ बैलेंस करके चलो। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भाई हम उस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, अपने लिए समझें और दूसरों को, विद्यार्थियों को समझाएं तो वो भी ठीक से समझें, लेक्चर भी ठीक देना चाहते हैं, अपनी क्लास में भी ठीक से परफॉर्म करना चाहते हैं और लिखना भी चाहते हैं। तो लिखते हुए हमेशा ऐसा होता था कि 3 रात जगते थे, चौथे रात में अपने आप शरीर धोखा दे देता था सो जाते, फिर 1-2 दिन के बाद फिर वही कि अब फिर से जगना पड़ेगा, तो फिर जगते थे और फिर इस तरह कर करके कैसे करके, या फिर दूसरा तरीका ये होता था कि सुबह उठ गए 4 बजे से शुरू किया काम और जब तक बच्चे उठेंगे तब तक, अगर छुट्टी का समय चल रहा है तो ये भी एक तरीका किया जाता था कि सुबह उठ करके जब तक बच्चे उठेंगे तब तक हमारा काम खत्म हो जाएगा, जब तक ये मेड वेड आना शुरू होंगी और सारी जीवन की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी तब तक हमारा अपना वाला जो पर्सनल, इसको पर्सनल माना जाता है, जबकि ये कर रहे होते हैं हम समाज के लिए, मतलब हम उन्हें बताने के लिए बेचैन होते हैं। मैंने कभी लेखन अपने लिए, या मतलब होता तो सारा अपने ही लिए है, लेकिन अपने लिए नहीं किया बल्कि इसलिए किया कि कुछ चीजें मुझे बताने की बहुत बेचैनी है, तो एक उद्देश्य हमेशा बना रहा कि मुझे बात करनी है। तो इस तरह कई गुना बढ़ता तो है, ये तो है, इसमें हो भी जाता है काम और कई बार छूट भी जाता है।
अच्छा, क्या लगता है अनकॉन्शियसली आपके लेखन पे किसी का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव? संगीत की कक्षा से निकाल दिया गया था। ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं गा नहीं सकती। गाने में क्या होता है ना, आपको राग को कॉपी करना होता है, कॉपी नहीं कर पाती थी। तो इसलिए फिर, लेकिन मुझे संगीत पसंद था, तो मैं बहुत रोई घर में। तो मेरी माँ को सोर्स लगाने के लिए जाना पड़ा कि भाई इसको ले लीजिए, बहुत परेशान कर रही है, घर में तूफान मचाए हुए है। तो उन टीचर ने कहा, मैं खड़ी हूँ, फिर उन्होंने कहा ये राग पकड़ नहीं पाती है 6th क्लास में। तो उन्होंने चला तो लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं सिखा सकती क्योंकि कॉपी नहीं कर सकती। तो ये अपना गाती है, वो अपना गाती थी, उन्हीं सेंटेंसेस को, उन्हीं वाक्यों को लेकर मैं अपना गाती थी। तो मेरी राग उनके साथ कभी मैच ही नहीं होती और मैं इस बात को मानती नहीं थी। तो उसी तरह लेखन में क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे लेखक मेरे प्रिय हैं और उन्हें मैं बहुत मतलब मन से पढ़ती हूँ, पर जब लिखने बैठती हूँ पता नहीं क्या नहीं बनता है। ये एक समस्या है। जी, अगला प्रश्न। आर्मी लाइफ पर आपने लिखा, इंग्लिश में तो काफ़ी लिखा जाता है, स्टेंड्रम है, ब्लॉगर का, चाहे स्पाइस एंड सोल्जर, और उसके लिए जो आप लिख रही हैं इसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ। आपने एक जगह साक्षात्कार में लिखा है कि आप जब लिख रही थी मुक्ति प्रसन्न, तो बस से जब यात्रा करती थी तो आपको धमकी, इस कहानी जो आपने लिखी तो धमकी मिला था, और सहयात्री लोग बोले कि आप हम लोग के बारे में क्यों नहीं लिखे। तो उस पर थोड़ा सा साक्षात्कार में पूरा लिखा नहीं है उसमें, तो क्या हुआ था घटना, वो थोड़ा सा। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी बात की तरह देखती हूँ कि मेरी कहानी मुक्ति प्रसन्न, मैंने 1 साल लगाया उस कहानी को लिखने में और उसके बहुत ड्राफ्ट बनाती थी। और उसमें चूँकि मैं भी उस समय मैं ऋषिकेश में कर रही थी, ऋषिकेश में डिग्री कॉलेज में, और डेली अप डाउन करना पड़ता था। तो जिस बस से हम लोग जाते थे वो भी हमने देखा है। बताया ना, सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड खुद ही जाकर देख लिया कि बस में कैसे जो है वो चीज़ें होती। कम दिन किया मैंने, फिर मुझे मिल गया देहरादून में। तो लेकिन वो जितने भी दिन थे वो मेरी जिंदगी के एक सीख वाले दिन थे, बहुत सिखाया उन्होंने मुझे। तो मैं जाती थी उस बस में, बहुत सारे ग्रुप्स जाते थे वर्किंग वुमेन के, मतलब स्कूल के भी टीचर्स जाते थे, जो अन्य बहुत सारी संस्थाएं थी उनके लोग भी जाते थे। तो वो पूरी दल जाता था, झुंड जाता था उसमें, और उसमें बहुत खराब स्थितियाँ थी, बहुत मतलब छेड़छाड़ और पूरी मानसिकता वो जो दिखाई पड़ती थी, छीना झपटी, और उसी में सारी जो बहुत जो हमारी भारतीय पितृसत्तात्मक मानसिकता है कि क्यों ये औरतें नौकरी करने के लिए निकली हैं, ये एक समस्या। मतलब पितृसत्ता अकेले कुछ नहीं करती, उसके साथ बाकी दोनों भी हैं, सामंतवाद और पूंजीवाद का, ये तीनों का गठजोड़ है, तीनों एक दूसरे के लिए इतनी कंफर्टेबल हैं। तो क्या होता था कि उसमें बहुत धीरे धीरे लोगों को पता चला कि मैं लिखती हूँ हंस में कहानी, तो धीरे धीरे बात ये फैल गई। तो उस जो भी ग्रुप उस समय जब मैं बैठी होती थी, उस समय जा रहा होता था, उस ग्रुप के लोग मुझे अपने तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफें, दुख दर्द बताते रहते थे और इस तरह से कहते थे कि हमारी वाली बात, मतलब इतना ज़्यादा मैं दुखी हूँ कि आप इसे कह दीजिए। और इतना अब मतलब मेरे पास खजाना है पूरा, और इसे मैं बहुत एक लेखक के लिए तो बहुत अमूल्य धरोहर मानती हूँ। तो इस तरह वो लोग बताते रहते थे और मैं रोज दुखी होकर के, परेशान होकर के, और फिर मैंने ठाना कि मैं लिखूंगी। और लिखा तो एक कहानी में तो बहुत ज़्यादा कहा नहीं जा सकता, लेकिन जब मैंने लिखा और कहानी छपी और इतने पत्र आए, और कथा देश के संपादक हरिनारायण जी ने मुझे कहा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पत्र हैं। मैंने कहा मेरे पास भी बहुत पत्र हैं, ढेर लिख गई। तो उसमें बहुत तरह के पत्र होते थे, कुछ तो प्रशंसा वाले होते थे, लेकिन ज़्यादा धमकी वाले होते थे और अश्लील भी होते थे कि ऐसे कोई कहानी में वो सब चीज़ें आ रही हैं। तो कहानी कुछ ऐसे शब्द भी इस्तेमाल किया था मैंने जो प्राय वैसे तो चलता हुआ भाषा में बड़े बोले जाते हैं, लेकिन कहानी में आ जाए तो डाइजेस्ट नहीं होते। तो ये सब हुआ। और
जब कहा मतलब मुझे लगा कि मैंने कहानी लिख दी, इतना काम कर दिया और मैंने सफल कहानी लिखी, क्योंकि इतने लोग बात करें, अगले अंक में इतने पत्र छापा हरिनारायण जी ने, तो मैं बड़ी खुश थी और मतलब ज़्यादा खुश थी। तो घुसे अंदर बस में, देखे सबके हाथों में, बहुत सारे लोगों के हाथ में कथादेश है, तो और खुश हो गए कि बस मेरा काम तो हो गया। तो मैं सोच के ये घुस रही हूँ कि ये लोग वाह वाह करेंगे और ये लोग एकदम मुझे हाथों में ले लेंगे, लेकिन उल्टा हुआ, उन लोगों ने मुझे घेर लिया और सबकी शिकायत ये थी कि इसमें तो मेरी वाली बात आई नहीं, आपको मैंने किस विश्वास से बताया था और आपने वो छोड़ दिया, और ये लिखा है मेरी तो रह गई बात, ये कब आएगी? और सारे लोग यही कह रहे हैं, इतने सारे लोगों की बात तो छूट गई थी। तो मैं एकदम से मैंने कहा अरे लेखक का काम तो खत्म ही नहीं हुआ, लेखक का काम नहीं पूरा होता और लेखक को अपनी जमीन पर रहना है, ये खुश होने वाली चीज उसके लिए। इतने सारे लोगों की तो बात नहीं हुई क्योंकि इनकी जुबान तो मैं थी। तो एक लेखक इतने सारे लोगों की जुबान होता है जो अपनी बात नहीं कह पाते हैं, नहीं पहुंचा पाते हैं, उन सबकी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी भी होती है और लेखन एक जिम्मेदारी का काम है। और मैंने उस दिन संकल्प लिया कि नहीं, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है और मुझे काम करना है। तभी रात जगने वाला यही जज्बा आता है ना कि जगना ही पड़ेगा, वही लोग उत्साह जाते हैं कि आपने मेरी बात कही नहीं। तो उस दिन मैंने ये सीख अपने लिए ली कि लेखक को जमीन पर टिके रहना है, वो अपनी जमीन छोड़ नहीं सकता और उसका काम इतने लोगों की जुबान बनना है। वो जो दुष्यंत कुमार का शेर है, मुझ पे रहते हैं करोड़ों लोग, चुप कैसे रहूं, तो मुझ में वो करोड़ों लोग रह रहे हैं, तो मुझे उन सबकी बात कहनी है और लेखक उन सबका मुख है दरअसल, तो इसलिए करना ही पड़ेगा। ये थी जी, थोड़ा सा एक अंतिम समय की कमी। हेलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कथा साहित्य या किसी भी परिस्थिति को स्त्री पुरुष के दृष्टिकोण से देखना क्यों चाहते हैं? अगर हम स्त्री पुरुष की बात करते हैं तो एक दूसरे के पूरक है। हमारी अर्धनारीश्वर की कल्पना है, स्त्री को शक्ति की कल्पना, और जो दृष्टांत दिए जाते हैं वो अपवाद स्वरूप है या अशिक्षा के कारण है। और अगर इसको मैं दूसरे दृष्टिकोण से बोलूँ तो इसमें शक्तिशाली से दुर्बल का शोषण है। ये पुरुष का भी होता है, पति पत्नी के बीच में भी होता है और सास और बहू के बीच में भी होता है। तो क्या हम इस अवधारणा से ऊपर नहीं उठे? पुरुष के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता है। कलाकार होता है, जेंडर वहाँ नहीं होता। जब मैंने एक लेख लिखा था लेखन की डेस्क पर अकेला होना, तो लेखन की डेस्क पे हम अकेले होते हैं, वहाँ पे कोई जेंडर नहीं होता, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता कि आप ये बड़े थे कि वो छोटे थे कि वो, कोई क्लास नहीं होता। तो आप इस तरह से बांट कर ना देखें। लेखक होता है, वो मनुष्यता की पीड़ा कह रहा होता है। वो जब स्त्री की बात कर रहा होता है, जब दलित की बात कर रहा होता है, तो वो दरअसल मनुष्यता की पीड़ा ही कह रहा होता है और वही उसका कंसर्न है। साहित्य कभी भी स्पीड जो आज है वो स्पीड के साथ कभी नहीं है, वो जीवन के साथ, जीवन में छूट गए लोगों के साथ, छूटी हुई संवेदनाओं के साथ, हाशिए पर पड़े हुए लोगों के साथ वो वहाँ खड़ा है। और अगर नहीं खड़ा है, अगर वो स्पीड के साथ बाजार का हिस्सा बनता है तो वो टिकाऊ नहीं हो सकता, वो मनुष्य के काम का नहीं हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर अब जेंडर के तरह से ना देखें। बाकी जो ये है, ये सारी चीज़ें तो हमारे समाज की विसंगतियाँ हैं, वहाँ किस तरह की व्यवस्था के भीतर किस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ स्त्री को कोई स्पेस नहीं मिलता, या स्त्री ने इतने लंबे समय तक संघर्ष करके स्पेस बनाया थोड़ा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक दूसरी बात है कि हम कैसे अपने समाज को, अपनी व्यवस्था को देखें, लेकिन साहित्य को कैसे देखें ये एक दूसरी बात है। ठीक है, तो वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। ये सारी लड़ाइयाँ जो, सारे संघर्ष जो चल रहे हैं, यहाँ तक कि सारे जन आंदोलन जो चल रहे हैं, मैंने इसमें जन आंदोलनों की भी बात की है और बिल्कुल पैरेलल में जन आंदोलन और दूसरी तरफ स्त्री। एक तरफ विमेन ट्रैफिकिंग है, स्त्री का गर्भ बिक रहा है, स्त्री बिक रही है, उसकी देह बिक रही है,
और दूसरी तरफ जन आंदोलन भी बिक रहे हैं और छल है। तो स्वप्न और छल पूरी किताब इस पर ही है कि कैसे एक स्वप्न आता है, दिखाया जाता है और फिर उसके साथ छल होता है, एक स्वप्न और फिर छल, ये लगातार एक सिलसिला है। तो ये इस किताब में दिखाया मैंने, एसटी में कोशिश की है इन सारी चीजों को लाने की। धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा और सबके लिए जोरदार एक बार हम लोग की तारीफ। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन रांची की ओर से आप सभी का आभार। आप सब आते हैं और हमारा ये कार्यक्रम सफल होता है। हर बार आभार कहती हूँ और दिल से आभार है कि आप लोगों के आने से ये कार्यक्रम इतना सुंदर हो जाता है। और जब तक हम दूसरा कार्यक्रम नहीं करते हैं, आप लोगों का फीडबैक और आप लोगों की तरफ से बार बार आता रहता है कि भाई फिर कब होगा कार्यक्रम, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। आभार है अल्पना मिश्रा जी का, जिनको आप लोगों ने सुना और बहुत ही सरलता से उन्होंने अपनी बातें रखी और समय का पता नहीं चला कि उन्होंने जो बताया सब बिल्कुल इन्वॉल्व होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। आभार है दीपा जी का, जो लखनऊ से चल के यहाँ आई है अल्पना जी से बातचीत करने के लिए और बातचीत को इतना जीवंत बनाया आपने, इसके लिए आपका आभार। हमारे प्रायोजक हैं श्री सीमेंट, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। हॉस्पिटैलिटी पार्टनर चाणक्य बियानाल है, जिसका आभार है। उनके कर्मी हमारे साथ लगातार लगे रहते हैं। और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण है, जिसके भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। अंत में आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है कि आप सब आते रहते हैं और हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को भी आप लोग जरूर से बताएं। कुछ सुधार की संभावना हो, कुछ और बेहतर की संभावना आप लोगों को लगे तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं, हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। आभार दीपा जी।